हेलो स्टूडेंट्स। तो आज वाले लेक्चर में अपन पढ़ना शुरू करते हैं साउंड वेव के बारे में। लास्ट लेक्चर में अपन ने बेटा वेवों ने स्ट्रिंग ख़त्म कर लिया था, और जैसा कि अपन ने चैप्टर जब शुरुआत किया था तो चैप्टर की शुरुआत में मैंने आप लोगों को बोला था कि पहले पूरा वेव्स के बारे में पढ़ेंगे जनरलाइज, फिर अपन इसके बाद जो है ना वेव्स के बाद एक एक करके अपन सारा समझेंगे कि कौन सी टाइप की वेव्स हैं। जिसे अपन ने शुरुआत में तो क्या पढ़ लिया था, वेव फंक्शन के बारे में पढ़ लिया, पूरा वेव क्या है, ठीक है, वेव का डेफिनेशन। फिर अपन ने पढ़ा ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन, ठीक है। फिर वेव इक्वेशन पढ़ ली। फिर ये यहाँ तक की थ्योरी जो पढ़ी थी ना बच्चों अपन ने, यहाँ तक की थ्योरी तो ये जनरल थी। इसके बाद अपन को 3 वेव पढ़नी थी। पहले तो स्ट्रिंग वेव जो कि अपन कंप्लीट पढ़ चुके हैं, दूसरा अब आ रहा है अपने पास साउंड वेव जो अपन पढ़ने वाले हैं, और तीसरा जो लाइट वेव होता है ना बच्चे, लाइट वेव तो अपन 12th में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्लियर है। तो अब जो है साउंड वेव में क्या क्या आने वाला है ये अपन शुरुआत करते हैं जरा। तो अपना जो नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा ये चैप्टर वेव्स वाले चैप्टर का, तो अपने पास आ जाता है अब क्या बेटा, साउंड वेव। तो साउंड वेव में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे अपन ने रस्सी वाली वेव पढ़ी थी बेटा जैसे वेव ऑन स्ट्रिंग में अपन ने पढ़ा था, वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी पढ़नी है। उससे कुछ थोड़ी और एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा चीज़ें जो है अपन यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो क्या है देखो, समझ लेते हैं ज़रा साउंड वेव के बारे में। पहले तो मैं बता देता हूँ क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो अपन ये इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। जिससे अपन ने साउंड का एक ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन पढ़ा, तो यहाँ साउंड वेव का इक्वेशन किस टाइप से दिया जाता है, ठीक है, इक्वेशन हो गया। फिर अपन ये पढ़ेंगे कि स्पीड ऑफ साउंड वेव क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड वेव। जैसे अपन ने रस्सी वाली जो वेव थी ना बेटा, रस्सी वाली वेव पे अपन ने जो है अपन ने क्या पढ़ा था भैया, रस्सी वाली वेव पे √T में स्पीड होता है, उसी टाइप से। फिर यहाँ एनर्जी एंड इंटेंसिटी, तो यहाँ इंटेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे, इंटेंसिटी क्या है, और ठीक है। इंटेंसिटी के बाद एक और थोड़ा सा टॉपिक है लाउडनेस वाली की टर्म में समझेंगे। फिर ये सारी कहानी समझ में आ जाएगी ना, इंटेंसिटी लाउडनेस। इसके बाद अपन पढ़ेंगे सुपरपोजिशन, ठीक है। जैसा कि सुपरपोजिशन वहाँ भी पढ़ा था अपन ने, और सुपरपोजिशन में वही पहला इंटरफेरेंस, और दूसरा स्टैंडिंग वेव, और फिर बीट्स के बारे में पढ़ लेंगे, और लिसाजूस फिगर के बारे में नहीं पढ़ना है अपने को, ठीक है। यहाँ तक लिसाजूस फिगर के बारे में तो पढ़ना है नहीं। और उसके बाद जो है नेक्स्ट अपना आ जाएगा लास्ट टॉपिक, डॉपलर इफेक्ट, और फिर चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे और ध्यान से देखोगे, तो ये तो अपन ने पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है, इंटेंसिटी पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है, मेजर पार्ट तो अपन ने पढ़े हुए हैं। बस नया है तो क्या है, एक तो ये बीट्स वाला नया न्यू पार्ट है, और एक ये डॉपलर इफेक्ट वाला न्यू पार्ट है, ठीक है। तो साउंड वेव का मैंने बेसिक समझा दिया, अपन यहाँ पे इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो साउंड वेव की शुरुआत करते हैं बेटा। क्या क्या इसके बेसिक्स होंगे ये अपन यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं बच्चे, ठीक है। तो ध्यान से देखते चलिएगा आप, ठीक है, एक एक चीज़ें बड़े ध्यान से देखनी है, और आसान है, शुरुआत आपको आसान लगेगी, ठीक है। तो चलो सबसे पहले तो जो ये साउंड है बेटा, जो साउंड है, साउंड ये अपना एक मैकेनिकल वेव है। कौन सी वेव हो गई, मैकेनिकल वेव हो गई साउंड, ठीक है। और मैकेनिकल के साथ साथ बच्चे 3D वेव भी है, तीनों डायरेक्शन में चलता है। मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल वेव क्या होती है, मैकेनिकल मतलब मीडियम का रिक्वायरमेंट हो, नॉन मैकेनिकल जो बिना मीडियम के भी आगे बढ़ जाती है उनको नॉन मैकेनिकल बोल देते हैं। 3D वेव मतलब तीनों डायरेक्शन में आगे बढ़ने वाली है, ठीक है। और ये होती है लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब क्या, लॉन्गिट्यूडिनल वेव का मतलब क्या, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेशन हो रहे हैं, मॉलिक्यूल के जो पार्टिकल है ना वो भी वही सेम डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की वेव को अपन बोल देते हैं क्या, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, क्लियर है। तो ये 3 बेसिक पॉइंट्स तो आपको ध्यान रखने होंगे साउंड वेव के बारे में, ठीक है। अब अपन यहाँ से समझते हैं कि जो साउंड वेव है ना उसका इक्वेशन किस टाइप से लिखा जाता है, ठीक है। तो साउंड वेव का जो इक्वेशन है ना वो प्रेशर की टर्म में लिखा जा सकता है, प्रेशर वेरिएशन की टर्म में। तो मैं लिख भी देता हूँ, इक्वेशन ऑफ साउंड वेव जो लिखते हैं ना अपन, वो लिखते हैं प्रेशर वेरिएशन की टर्म में, ठीक है। इक्वेशन ऑफ साउंड वेव जो लिखा जाता है वो किसकी टर्म में लिखा जा सकता है बेटा,
प्रेशर वेरिएशन के टर्म में। तो मैं लिख देता हूँ, एक मिनट, इक्वेशन ऑफ साउंड वेव is given in terms of change in pressure of medium, change in pressure of medium, चेंज इन प्रेशर ऑफ मीडियम की जगह वेरिएशन इन प्रेशर भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। प्रेशर किस टाइप से वेरी कर रहा है ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है बच्चे। तो ये जो साउंड वेव की इक्वेशन है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि किस टाइप से आपको जो है साउंड वेव की इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। तो जिसे अपन पहले तो जैसे रस्सी के केस में तो अपन क्या करते थे, जैसे कोई रस्सी होती थी ना, तो रस्सी के केस में तो अपन क्या करते थे, रस्सी के केस में अपन कर लेते कि जो रस्सी पे जो है एक पल्स आगे बढ़ रही है, ठीक है, यही करते थे। रस्सी पे क्या करा देते थे बेटा, एक पल्स को अपन आगे बढ़ा देते थे। बट यहाँ पे पल्स किस टाइप की होगी, साउंड वेव में जो पल्स होती है ना वो एक अलग टाइप की पल्स होती है। और कैसी पल्स होती है देखो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर प्रेशर, अब प्रेशर की पल्स कैसे बनाएंगे अपन, ठीक है। तो प्रेशर की पल्स किस टाइप से बनाई जाती है देखो, देखो जैसे मान लो यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ मैं, जिसे मीडियम का प्रेशर मैं डिनोट कर रहा हूँ, जिसे नॉर्मल प्रेशर है, नॉर्मल प्रेशर ऑफ मीडियम। तो मीडियम का नॉर्मल प्रेशर किस टाइप से, जैसे मान लो ब्लैक जो है ना, ये मीडियम के पार्टिकल है। एक मिनट के लिए आप ऐसे समझो, ये कोई भी अलग अलग मीडियम हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना। साउंड जो है हर जगह ट्रैवल कर सकता है। नॉर्मल प्रेशर का मतलब ये इक्विलिब्रियम प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसे साउंड अगर एटमॉस्फेयर में ट्रैवल कर रहा है तो ये जो अगर आप हर एक मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस देखोगे तो वो बराबर है, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल सिचुएशन आ गई। अब जैसे ही साउंड जनरेट होता है, जैसे क्या होता है बेटा, साउंड जनरेट होता है। मान लेते हैं अपन के पास एक साउंड जनरेटर है। साउंड जनरेटर का मतलब जो साउंड जनरेट कर रहा है। अब एक पहले मैंने नाम लिया होगा ट्यूनिंग फोक का, जैसे मान लो यहाँ पे एक ट्यूनिंग फोक है। अब वो ट्यूनिंग फोक जो है ना, यहाँ पे तो अपनी नॉर्मल सिचुएशन पे था, यहाँ पे अपनी नॉर्मल सिचुएशन पे। अब यहाँ ट्यूनिंग फोक क्या करता है, अपनी आर्म को एक्सटेंड कर लेता है इस टाइप से, जो उसकी आर्म है ना वो एक्सटेंड हो जाती है। तो ऐसे होने से क्या होगा, मीडियम के जो ये वाले पार्टिकल है ना, मीडियम के जो ये वाले पार्टिकल हैं, ये वाले पार्टिकल मीडियम के कंप्रेस हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। मीडियम के पार्टिकल कंप्रेस हो जाएंगे। बाकी जो दूर वाले पार्टिकल है ना वो तो एज इट इज रहेंगे, उन पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं आने वाला है, ठीक है। ऐसे साउंड में भी होता है। तो ये जो मीडियम के पार्टिकल में यहाँ पे ये जो हुआ है, ये जो पास आ गएंगे मीडियम के पार्टिकल, इसके कारण क्या होगा, यहाँ का प्रेशर चेंज हो जाएगा और इसको बोलते हैं कंप्रेशन पल्स। क्या बोल दिया इसको, कंप्रेशन पल्स, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इधर में नॉर्मल प्रेशर होगा, ठीक है। इधर में तो क्या होगा, नॉर्मल या मीन प्रेशर लिख देता हूँ, या नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऐसे भी यहाँ भी जो होगा ना वो भी क्या हो जाएगा अपना नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो ये जो कंप्रेशन पल्स जनरेट हुई ना बेटा, अब ये कंप्रेशन पल्स आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा हमेशा कि हमेशा कंप्रेशन पल्स ही जनरेट हो, ठीक है। रेयरफेक्शन पल्स भी जनरेट हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो ट्यूनिंग फोक की आर्म है ना,
ट्यूनिंग फोक की आर्म जो है ये इस टाइप की हो जाएगी, ठीक है। मतलब ये जो है पास में आ गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई, मतलब सिकुड़ गई। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा बेटा, यहाँ पे जो है ना ये इस टाइप का पल्स बन जाएगा, ठीक है। और इधर वापस नॉर्मल प्रेशर हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखोगे ना, तो कंप्रेशन और रेरफेक्शन पल्स में हो क्या रहा है हकीकत में, ये जो पहले कंप्रेस हुआ ना, मीडियम के पार्टिकल कंप्रेस हो गए तो उसको अपन कंप्रेशन पल्स बोल देते हैं। यहाँ मीडियम के पार्टिकल एक्सपांड कर गए तो इसको बोलते हैं रेरफेक्शन पल्स। इसको क्या बोलते हैं बेटा, रेरफेक्शन पल्स। रेरफेक्शन पल्स बोल दिए, ठीक है। और ये तो रेरफेक्शन पल्स हो गई। और इधर तो अपना नॉर्मल रहेगा सिचुएशन, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा कि ये जो साउंड में जो है प्रेशर वाली पल्स किस टाइप से जनरेट होती है। अब ये जो कंप्रेशन पल्स है ना, ये कंप्रेशन पल्स अगर अकेली पल्स जनरेट हो गई है तो ये पल्स आगे बढ़ती रहेगी, ऐसे रेरफेक्शन पल्स। पर हकीकत में क्या होता है ना, कि हकीकत में क्या होता है, ये वाइब्रेट करता रहता है। ये जो ट्यूनिंग फोक बनाया है ना मैंने, ये इसको ट्यूनिंग फोक बोला जाता है बेटा। ये जो ट्यूनिंग फोक है ना, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है, ये जो ट्यूनिंग फोक है ये लगातार वाइब्रेट करता रहता है। जैसे मीन पोजीशन से ये एक्सट्रीम पोजीशन पे चला गया, ये वापस, ठीक है। ये जैसे मीन पोजीशन, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ये नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। इस टाइप से क्या है ना, ट्यूनिंग फोक जो है वाइब्रेट करता रहता है। और ये ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट करेगा तो कंप्रेशन रेरफेक्शन पल्स लगातार जनरेट होती है, ठीक है। मतलब कंप्रेशन रेरफेक्शन पल्स लगातार जनरेट हो रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बच्चों कि लगातार जो है आगे वेव्स ट्रेवल कर रही है, ठीक है। अब इनका जो इक्वेशन दिया जाता है, जो कंप्रेशन पल्स और रेरफेक्शन पल्स का जो इक्वेशन देते हैं अपन, वो किस टाइप से देंगे देखो ज़रा। जो यहाँ पे जो साउंड वेव का जो इक्वेशन है ना, वो किस टाइप से दिया जाता है, ये लिख देता हूँ मैं अब। फिर उससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो अब मैं यहाँ इक्वेशन बताने जा रहा हूँ आपको कि इक्वेशन ऑफ साउंड वेव कैसे लिखते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ साउंड वेव, तो साउंड वेव की इक्वेशन किस टाइप से देना है देखो। जैसे मान लो मीडियम में जो है, जैसे रस्सी में क्या होता है, रस्सी के केस में तो पल्स आगे बढ़ती है, ठीक है। और साउंड के केस में भी क्या होगा, ये जो पल्स है ना, इसी पल्स को अपन नाम दे देते हैं क्या, कंप्रेशन पल्स और रेरफेक्शन पल्स, ठीक है। अब तो अपन यहाँ पे भी ऐसा मान लेते हैं कि ये जो कंप्रेशन पल्स है ये आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो ये कंप्रेशन पल्स आगे बढ़ेगी तो किस टाइप से यहाँ पे बिहेवियर होगा देखो ज़रा। मान लो यहाँ पे जो है ना, पहली बात तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव है, जैसे मान लो डिस्टर्बेंस इधर जा रहा है, इधर मान लो डिस्टर्बेंस इधर जा रहा है तो वेव मोशन इधर हो रहा है। अगर वेव मोशन इधर हो रहा है ना, तो मीडियम के पार्टिकल भी ऐसे ऐसे ही ऑसिलेट करते हैं, मीडियम के पार्टिकल भी ऐसे ऐसे ही ऑसिलेट करते हैं, क्योंकि ये कौन सी वेव है बेटा, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूडनल वेव के केस में मान लेता हूँ मैं यहाँ से x डिस्टेंस पे गया, और यहाँ से x डिस्टेंस पे जो मीडियम के पार्टिकल है उनका जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है s इक्वल टू एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसा मान लिया। ये इक्वेशन तो बेटा मैंने कौन सा मान लिया, ये इक्वेशन तो अपने पास डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हो गया, ठीक है ना, ठीक है। इस इक्वेशन को अपन नाम देते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के अलावा एक इक्वेशन और बनती है प्रेशर इक्वेशन, और उसी में ज़्यादा काम होता है। तो प्रेशर इक्वेशन क्या है देखो, प्रेशर इक्वेशन के बारे में भी समझा देता हूँ। हकीकत में प्रेशर इक्वेशन नहीं है, प्रेशर वेरिएशन इक्वेशन है, या चेंज इन प्रेशर, प्रेशर वेरिएशन इक्वेशन। मतलब ये जो एक्स डिस्टेंस पे हो रहा है ना बेटा, एक्स डिस्टेंस पे जो प्रेशर में चेंज होगा डेल्टा पी, मतलब इस पॉइंट पे जो प्रेशर में चेंज होगा डेल्टा पी, उसको ऐसे लिखते हैं डेल्टा पी नॉट
साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई टू। अब किसी बच्चे के दिमाग में आएगा सर ये प्लस पाई बाई टू क्यों आया, तो बच्चों या तो इसका डेरिवेशन, अगर आप इसका डेरिवेशन चाहिए तो आपको कोई भी स्टैंडर्ड बुक में इस प्रकार डेरिवेशन मिल जाता है और अपने बुकलेट में भी मिल जाएगा। बट मैं ये बोलूँगा कि आप लोग इसको डायरेक्ट याद रख लो, तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, और दिमाग नहीं लगाओगे ना तो आप बस डायरेक्ट इतना सा याद रख लो, ठीक है, क्योंकि अगर डेरिवेशन पे जाओगे तो आप ये भी भूल जाओगे। अब डेल्टा पी नोट और डेल्टा पी क्या है, देखो डेल्टा पी नोट क्या है, मैक्सिमम चेंज इन प्रेशर। देखो ये डेल्टा पी क्या है, चेंज इन प्रेशर या प्रेशर वेरिएशन। जो यहाँ पे जो डेल्टा पी है ना, इस डेल्टा पी को क्या बोला जाता है, चेंज इन प्रेशर फ्रॉम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना प्रेशर बदल रहा है। या फिर ऐसा भी बोल सकता हूँ, वेरिएशन इन प्रेशर, वेरिएशन इन प्रेशर फ्रॉम मीन प्रेशर, ठीक है, प्रेशर को मैं पी आर लिख रहा हूँ, समझ लेना। अच्छा, फ्रॉम मीन प्रेशर, या इसको एवरेज प्रेशर भी लिखा जा सकता है, या फिर इसको नॉर्मल प्रेशर भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो वेरिएशन या चेंज इन ऐसा कुछ भी वर्ड यूज़ किया जा सकता है, क्लियर है। तो ये इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है बेटा यहाँ आके। तो ये इक्वेशन जैसे ये एक तो यहाँ पे ये वाली इक्वेशन आपको याद रख लेनी, अब ये वाली इक्वेशन, और दूसरा ये वाली इक्वेशन में जो डेल्टा प्रेशर, ये जो इक्वेशन है, ऊपर वाली इक्वेशन को डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बोलते हैं, नीचे वाली को प्रेशर इक्वेशन या प्रेशर वेरिएशन। एक चीज़ ध्यान रखना बच्चा, डेल्टा पी जो है ना, डेल्टा पी बुक्स में नहीं लिखा होता है, जनरली बुक्स में पी लिखा होता है, तो पी से बच्चा प्रेशर समझ जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना पी प्रेशर नहीं है, पी जो है वो चेंज इन प्रेशर होगा। ऐसे डेल्टा पी जो है इसको अपन या तो अपन नाम दे देते हैं प्रेशर एम्पलीट्यूड। आप वीडियो पॉज करके लिखते रहना बेटा, कहानी है ना, मैं आगे बढ़ता रहूँगा। ऐसे डेल्टा पी नोट को क्या नाम दे सकता हूँ, मैक्सिमम चेंज इन प्रेशर फ्रॉम नॉर्मल मीन एवरेज, कुछ भी लिख दो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। या फिर इसका एक नाम और है प्रेशर एम्पलीट्यूड, ठीक है। जैसे अपन ने एसएचएम में लिखा था ना, वाई की मैक्सिमम वैल्यू को अपन एम्पलीट्यूड बोल देते, तो यहाँ इसको नाम देते हैं प्रेशर एम्पलीट्यूड। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, जो डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर है ना, इसको जनरली बुक्स में लिखा होता है स्मॉल पी, कैपिटल पी भी लिख दे तो आपको डरने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे पी नोट को लिखा होता है स्मॉल पी नोट, ठीक है ना। तो अपने पास जो इक्वेशन आएगी, इस टाइप से इक्वेशन लिखी होती है बुक्स में, पी इक्वल टू पी नोट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई टू, ठीक है। तो अब एक चीज़ तो ये ध्यान रखना आप लोग, एक तो गलती क्या करते हो, जनरली बच्चे क्या ब्लंडर करते हैं, ये जो मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। बच्चे ये जो छोटू पी लिखा है ना, इस छोटू पी को बच्चे प्रेशर समझ जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रेशर नहीं है, ठीक है, ये तो क्या है, पी चेंज इन प्रेशर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये गलती नहीं करनी, क्लियर है। दूसरा एक चीज़ और ये ध्यान रखो, एक चीज़ और ये ध्यान रखो, जो प्रेशर का जो फेज़ है ना, प्रेशर का जो फेज़ है वो डिस्प्लेसमेंट के फेज़ से क्या है, पाई बाई टू आगे है, ठीक है। ये जो इसको चेंज इन प्रेशर को, प्रेशर बढ़ गया या घट गया ना, तो ये चेंज इन प्रेशर का जो फेज़ है, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ, देखो मैं क्या, तो जो मीडियम के पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एस एच एम का, ये जो मैंने एस इक्वल टू एस नोट इक्वेशन लिखी है ना, ये वाली जो इक्वेशन लिखी है, ये वाली इक्वेशन में क्या हो रहा है, मीडियम के पार्टिकल जो है ना यहाँ वाइब्रेट कर रहे हैं बेटा, यहाँ जो ऑसिलेट कर रहे हैं ना, उसका इक्वेशन है एक्स डायरेक्शन में जो भी एस एच एम कर रहे हैं उसका, ठीक है। अब यहाँ से ये पता लग रहा है कि पाई बाई टू का फेज डिफरेंस आ रहा है दोनों में, ठीक है। और ये प्रेशर वाली जो वेव है, ये पाई बाई टू का फेज जो है लीड करके चल रही है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट जो होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल एंड एक्सिस प्रेशर एट एनी पोजीशन आर आउट ऑफ फेज पाई बाई टू, ठीक है। पाई बाई टू का फेज डिफरेंस होगा दोनों में, ठीक है। तो लिख देता हूँ इसको, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मीडियम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मीडियम पार्टिकल एंड एक्सिस प्रेशर, एक्सिस प्रेशर या चेंज इन प्रेशर लिख दो, एक ही बात है, ठीक है।
एक्सिस प्रेशर एट एनी पॉइंट आर आउट ऑफ फेज बाई पाई बाई 2। ठीक है, पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा। ऐसे जो दूसरा पॉइंट, अगर फर्स्ट वाला पॉइंट आ गया तो दूसरा पॉइंट भी समझ में आएगा। मतलब क्या होने वाला है, डिस्प्लेसमेंट का अगर मैक्सिमा होगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का अगर कहीं पे मैक्सिमम वैल्यू होगा तो वहीं पे जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी चेंज इन प्रेशर वहाँ क्या हो जाएगा, मिनिमम। ठीक है, वहाँ पे मिनिमम प्रेशर में चेंज होगा। एंड इसका रिवर्स भी सही है, एंड वाइस वर्सा। क्लियर है। तो ये कहानी है इसलिए है क्योंकि आपको पता होगा ये पाई बाई 2 आ रहा है ना, तो इसको कॉस भी तो लिखा जा सकता है, और जहाँ साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है वहाँ कॉस की मिनिमम, और कॉस की मैक्सिमम होगी वहाँ साइन की मिनिमम। ठीक है, इस टाइप से आपको ये सारी कहानी ध्यान रख लेनी है बच्चे। ठीक है, अब इससे रिलेटेड मैं न्यूमेरिकल भी करा देता हूँ। एक न्यूमेरिकल तो बहुत आसान सा होगा बच्चे, तो वो न्यूमेरिकल देखते हैं जरा, क्या आसान सा न्यूमेरिकल। आप लोग वीडियो पोस्ट करके अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन लिखते रहना, मैं न्यूमेरिकल करता हूँ। क्या है देखो न्यूमेरिकल, आपको एक प्रेशर इक्वेशन दिया है, साउंड वेव इक्वेशन। एक साउंड वेव का इक्वेशन दिया है, P इक्वल टू 0.02 साइन 300t माइनस 9x। सबको ऐसा ही में कंसिडर कर लेना, ऑल इन ऐसे, जितनी भी टर्म्स आपको दिख रही ना सबको ऐसे में कर लेना है। अब क्या क्या फाइंड करना है आपको, फाइंड फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड ऑफ साउंड वेव। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इफ द इक्विलिब्रियम प्रेशर, जो इक्विलिब्रियम प्रेशर दिया है ऑफ एयर इज 10⁵ पास्कल। ठीक है, देन फाइंड मैक्सिमम प्रेशर। मैक्सिमम प्रेशर ऑफ एयर। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, आराम से सोच समझ के लिखिएगा। वीडियो पॉज करो और आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व करो। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी कैटेगरी का। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों ने वीडियो पॉज करके सोल्व किया होगा। तो इसको कंपेयर करूँ तो ये तो प्रेशर एम्पलीट्यूड हो गया क्या। ठीक है, कंपेयर करें तो प्रेशर एम्पलीट्यूड कितना आ गया, 0.02, एंड ओमेगा का वैल्यू कितना आ गया, 3000। ठीक है, ओमेगा आ गया ना, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी कि बड़े आसानी से। ओमेगा को लिखा जा सकता है 2πf 3000, तो फ्रीक्वेंसी आ गई मेरे पास 1500 अपॉन पाई हर्ट्ज। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी आ गई। दूसरा, अगर बेटा ये वाली टर्म के होती है क्या, तो के से वेवलेंथ आ जाएगी क्या, तो के कितना आ रहा है मेरे पास 9, के को लिखा जा सकता है 2π/λ 9, तो यहाँ से जो है मेरे पास लैम्डा निकल के आ जाता है कितना बेटा, 2π/9 मीटर। ठीक है, अब आपको ये ध्यान होना चाहिए बेटा, ये पता होना चाहिए आपको क्या, कि सारी क्वांटिटी जो अपने को दी गई है ना वो एम केस में है या एस आई में है। ठीक है, ऐसे जो साउंड वेव का स्पीड भी आ जाएगा क्या, साउंड वेव का स्पीड कैसे आ जाएगा, v इक्वल टू आप एफ लैम्डा लगा दो, तो f कितना आ रहा है 1500 अपॉन पाई इंटू 2π/9, तो पाई ने पाई को मार दिया, तो यहाँ आ जाएगा 3000 अपॉन 9, 3 से कैंसिल आउट होगा 1000 अपॉन 3, तो आजू बाजू आ जाएगा ये आंसर कितना। यहाँ से सॉल्व करूँगा तो v का वैल्यू कितना आ गया, 333.33 मीटर पर सेकंड। आप चाहो तो v को ओमेगा अपॉन k से भी कैलकुलेट करोगे ना तो भी यही आएगा। ठीक है, ओमेगा आपको डायरेक्ट 3000 दिया है क्या, और k का वैल्यू डायरेक्ट 9 दिया है क्या, तो यहाँ से करोगे तो डायरेक्ट आ जाएगा, इसमें इतनी कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ेगी।
तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ आके कंप्लीट हो जाता है। अब सेकंड क्वेश्चन में बोला उसने मैक्सिमम प्रेशर कितना होगा। मुझे पता है मैक्सिमम जो प्रेशर है ना वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो आप ध्यान से देखना बच्चे, ये जो इक्वेशन P इक्वल टू पी नोट, ये जो इक्वेशन लिखी ना P इक्वल टू पी नोट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये इस टाइप की जो इक्वेशन होती है उसमें ये वाली टर्म होती है और ये वाली टर्म तो चेंज इन प्रेशर है। ये वाली टर्म क्या है? चेंज इन प्रेशर। और ये वाली टर्म क्या है? मैक्सिमम चेंज इन प्रेशर। तो मुझे मैक्सिमम प्रेशर चाहिए तो मैक्सिमम चेंज हो, तो ये जो P है प्लस माइनस पी नोट, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे लगाना होगा क्या बेटा? प्लस लगाना होगा कि मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम प्रेशर P यहाँ पी नोट और कर देना। तो आ जाओ। ऐसे अगर मुझे मिनिमम प्रेशर चाहिए होता ना, मिनिमम प्रेशर वैसे क्वेश्चन में पूछा नहीं है। अगर मिनिमम प्रेशर पूछा होता तो एटमॉस्फेरिक नॉर्मल इक्विलिब्रियम मीन प्रेशर माइनस पी नोट, ठीक है। तो अभी तो मैक्सिमम प्रेशर अपना कितना आ जाएगा बेटा? 10⁵ प्लस 0.02 दिया है ना, देखना जरा ऐसा ही है क्या आंसर? आंसर नहीं रे, पी नोट ऐसा ही है क्या? हाँ 0.02, पी नोट का वैल्यू जो है 0.02 है, ठीक है। क्लियर है? ये पी नोट मतलब प्रेशर में, ठीक है बेटा। तो दोनों क्वेश्चन आसान से थे, क्वेश्चन में कोई दम नहीं था दोनों ही क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी आप लोग वीडियो पॉज करके नोट करते रहना बेटा। अब आगे समझते हैं, आगे और क्या है देखो, आगे क्या है देखो। नेक्स्ट एक ये जो साउंड है ना, साउंड में कुछ टर्म है, तो वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो क्या है साउंड की टर्म। एक टर्म आती है कि जो फ्रीक्वेंसी के बारे में तो आप सब लोगों ने अच्छे से सुना ही है। एक टर्म आती है कि इंसान कितना फ्रीक्वेंसी सुन सकता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी तो आपको पता ही है, जो भी पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं उसका टाइम पीरियड वगैरह वो सब पता है, ठीक है। एक होता है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर ह्यूमन, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर, मतलब आपको ये याद रखना है बेटा, एक इंसान जो है 20 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी सुन सकता है मिनिमम, और मैक्सिमम 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है। ये ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है। मतलब 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी अगर किसी को सुनाई दे रही है तो वो अपना एक इंसान नहीं हो सकता, मनुष्य नहीं हो सकता, ठीक है। वो कोई जानवर होगा, अलग कैटेगरी का इंसान है वो। ऐसे 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी कोई भी नहीं सुन पाता। ये एक एवरेज है बेटा, ठीक है ना। 21 हो सकता है कोई इंसान 25 भी नहीं सुन पा रहा हो, जिसका कान खराब हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। क्लियर है? तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये एक एवरेज रेंज है, ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, अलग अलग इंसान पे वेरी करता है। कोई इंसान हो सकता है 19.9 भी सुन सके, ठीक है ना। क्लियर है? अब जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, एज बढ़ती है तो ये दोनों ही चीज़ें जो है चेंज हो सकती है, ठीक है ना। 20 नहीं सुन पाए, फिर 14 13 या 16 ऐसा सुन पाए, ठीक है। अब देखो ऐसा साउंड, एक साउंड होता है इंफ्रासोनिक, नाम आपने सुना होगा, इंफ्रासोनिक साउंड। इंफ्रासोनिक साउंड का मतलब क्या? ऐसा फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ऐसा फ्रीक्वेंसी जो 20 हर्ट्ज से कम हो उसको अपन इंफ्रासोनिक साउंड बुलाते हैं, ठीक है। मतलब इंफ्रासोनिक साउंड जो है कोई भी इंसान नहीं सुन सकता। क्लियर है बेटा? ठीक है। बट आपने जैसे कौन सुन सकता है ये मैं बताता हूँ जरा, ठीक है। जैसे आपने नाम सुना होगा किसका? गेंडे का, राइनस, ठीक है। तो वो जो है ना वो इनको सुन सकता है, इंफ्रासोनिक साउंड को भी, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ राइनस कैन, ठीक है, ये इंफ्रासोनिक साउंड, ठीक है। क्लियर है? तो ये बस एक इन्फॉर्मेशन है, आप लोग याद रखोगे तो सही है, नहीं भी रखोगे तो चलेगा, ऐसा कुछ खास नहीं। ऐसे ही एक और है
जिनको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक साउंड, ऐसा फ्रीक्वेंसी जो 20 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा हो उसको अपन अल्ट्रासोनिक बोल देते हैं, ठीक है। और कीड़े मकोड़े जो है ना ये अल्ट्रासोनिक साउंड सुन सकते हैं, ठीक है। बैट्स, चींटियाँ फींटियाँ है ना, कैन हियर अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक है। चींटियाँ वगैरह क्या है ना ये अल्ट्रासोनिक साउंड भी सुन सकती है। अल्ट्रासोनिक का मतलब जो 20 किलोहर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी होगी ना उनको अपन क्या बोल देते हैं बेटा, उनको अपन बोल देते हैं क्या, अल्ट्रासोनिक साउंड। और कौन सुन सकता है ये, चींटियाँ वगैरह जो है ये वाला साउंड को आराम से सुन सकती है, ठीक है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है, एक इंसान 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज सुन सकता है। बहुत सारी एप्लीकेशंस भी आपकी मोबाइल में मिल जाएगी, आपको एंड्रॉयड में या फिर iOS में भी मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोग डाउनलोड करके देख लेना ज़रा। 25 हर्ट्ज का साउंड जो है आप सुन पा रहे हो नहीं पा रहे हो, और बच्चे सुन लेते हैं पर, ठीक है ना। जैसे 25 हर्ट्ज का बड़े लोग नहीं सुन पाएंगे, जैसे 20 हर्ट्ज का साउंड है बड़े लोगों को पता ही नहीं लगेगा, 20 हर्ट्ज सुन ही नहीं पाएगा, ठीक है। बट बच्चे लोग सुन पाते हैं। आप लोग चाहो तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके चेक भी कर सकते हो, मुझे बताना अगर चेक करते हो तो फिर, ठीक है ना। 20 किलोहर्ट्ज उस पर अपन फ्रीक्वेंसी सेट कर देते हैं, उसके अकॉर्डिंग साउंड जनरेट होता है। और वो साउंड आपने पास में एक छोटा बच्चा बिठाना, उसको सुनाई देगा पर आपको नहीं सुनाई देगा। जैसे 20 हर्ट्ज का ले लेना है, हो सकता है छोटा बच्चा भी तो 25 ले लेना, आपको तो 25 भी नहीं सुनाई देगा, आप बूढ़े हो चुके हो, ठीक है। तो ये मजाक था, अभी आप तो बच्चे हो यार। चलो मेरे को नहीं सुनाई देगा बस। चलो अगला क्वेश्चन क्या है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करता हूँ। वेव ऑफ वेवलेंथ, वेव ऑफ वेवलेंथ, अरे कहाँ चला गया है ये नोट्स, आप लोग साथ के साथ बनाते रहना बेटा, है ना। वेव ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ 4 millimeter is produced in air, ठीक है। and it travels at a speed (300 मीटर पर सेकेंड). will it be audible, क्या ये सुनाई देगी? इंसान की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्या एक इंसान को ये वाली फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी क्या? आपको इस क्वेश्चन का आंसर करके बताना है, ठीक है। तो ट्राई करो जल्दी से। वीडियो पॉज कर लो और क्वेश्चन ट्राई करो यार, आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना क्वेश्चन में। चलो सोल्व कर देता हूँ। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा V इक्वल टू एफ लेमडा। V कितना दिया है यहाँ पे 300, फ्रीक्वेंसी पता कर लेते हैं। लेमडा 4 × 10⁻³ आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी आ गई अपने पास 300। 4 × 10⁻³ 10⁻³ ऊपर आ जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो 300 × 10⁻³ अपॉन 4, 4 से कैंसिल आउट होगा 75। तो अपने पास जो आंसर आ रहा है ना इस क्वेश्चन का, ये आ रहा है, जो फ्रीक्वेंसी आई है अपने पास 75 × 3 पावर लगाओगे तो ये हर्ट्ज हो जाएगा इसे। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये जो है नॉट ऑडिबल हो जाएगी। नॉट ऑडिबल क्यों हो गई? क्योंकि ये तो 20 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा है ना, f ग्रेटर देन 20 किलोहर्ट्ज है ना, तो ये आदमी को तो सुनाई नहीं देगी, कीड़े मकोड़े ज़रूर सुन सकते हैं इसको, ठीक है। तो आज वाला लेक्चर बेटा, आज वाले लेक्चर में अपन ने बेसिक समझ लिया, ठीक है। और आसान सी चीज़ें थी, बस नई चीज़ आई है ना तो यही आई है बस ऑडिबल वाली, ठीक है। तो आज वाला लेक्चर यही क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्पीड ऑफ साउंड वेव के बारे में पढ़ेंगे कि जो साउंड वेव का स्पीड है वो किस टाइप से वेरी करेगा, ठीक है। जैसे ये मैंने बताया ना यहाँ पे इक्वेशन और स्पीड ऑफ साउंड वेव इंटेंसिटी, तो इक्वेशन के बारे में तो अपन ने समझ लिया आज वाले लेक्चर में पूरा। अब पढ़ते हैं अपन स्पीड ऑफ साउंड वेव के बारे में अगले लेक्चर में, ठीक है। तो अभी वाला लेक्चर यही क्लोज करते हैं बच्चों, थैंक यू।